हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल यह क्लास है। प्रीवियस लेक्चर में आप क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जो स्थिर विद्युतिकी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, उसका जो पहला चैप्टर है वह स्थिर विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश के कितने प्रकार हैं, वैद्युत आवेश की विशेषता क्या है। यानी वैद्युत आवेश से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी फैक्ट को हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं, उसमें वैद्युत आवेश के प्रकार और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी बता चुके थे। चूंकि स्थिर विद्युतीय आवेश में प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि इस यूनिट में सिर्फ हमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना है, और प्रीवियस लेक्चर में आप ये जान चुके थे कि जो आवेश के प्रकार हैं, आवेश के प्रकार, काइंड्स ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ चार्ज, यह टू टाइप्स के थे, दो प्रकार के थे। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आवेश, और सेकेंड था ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज, निगेटिव आवेश। यानी दो प्रकार के आवेश आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और उसमें ये भी आप पढ़ चुके थे कि जब दो पॉजिटिव चार्ज हों या दो निगेटिव चार्ज हों, दोनों का नेचर सेम यानी लाइट चार्ज हो, यानी समान प्रकृति के आवेश हों, यानी समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति यानी दोनों धन है, दोनों पॉजिटिव आवेश है, दोनों धन आवेश है, यहाँ पे क्या है, दोनों ऋण आवेश है। तो जब दोनों समान आवेश होते हैं, दोनों की प्रकृति जब समान होती है तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होकर क्या होगा, दोनों एक दूसरे से, यह इस पे फोर्स लगाएगा और यह इस पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, और उसको हम कहते थे प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल। ये भी दोनों समान आवेश है, इसलिए इसके बीच भी जो फोर्स लगेगा वो क्या है, प्रतिकर्षण। यानी दो समान आवेश के बीच, दो समान आवेश के बीच जो बल लगता था उसको हम प्रतिकर्षण बल कहते थे। और दो विपरीत आवेश, और मान लीजिए पॉजिटिव हो जाए और यह नेगेटिव हो जाए, तो ये दोनों आवेशों की जो प्रकृति है वो क्या है, विपरीत है। जब विपरीत है तो इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, यानी दोनों एक दूसरे के समीप आएंगे, यानी इसको हम कहेंगे आकर्षण बल, आकर्षण बल। अब यह जो प्रतिकर्षण बल है और यह जो आकर्षण बल है, यह दोनों क्यों उत्पन्न हो रहा है, यह आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा था। प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि जब यह जो फोर्स है वो आवेशित वस्तु के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इस बल को हम कहते हैं वैद्युत बल। तो इन दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, इस बल का मान हम कैसे प्राप्त करें, ये आपके लिए चैलेंज है। हम कहें कि दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच का मान निकालना है, दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाले बल हैं उनके अगर मान निकालने हो तो आप कहेंगे हम कैसे फाइंड करेंगे। डोंट वरी, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं कि आप दोनों आवेशों के बीच में दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, चुटकी में निकालेंगे। उसको निकालने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ही कूलॉम्स ने एक नियम दिया था। कूलॉम के नियम का प्रयोग करके आप बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से आप दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान निकाल सकते हैं। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आज की टॉपिक एक प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक था और इसी से कोरिलेट है, तो टॉपिक है कूलॉम्स का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स, अर्नस्टीन कूलॉम्स ने दो आवेशों के बीच, जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पे दो बिंदु आवेश हो, ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश यानी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होंगे, दो बिंदु आवेश प्लस Q
और यहाँ पे ये हो जाए प्लस क्यू, यानी ये प्लस Q1 हो जाए और ये प्लस Q2 हो जाए। दो बिंदु आवेश हैं, ये दो बिंदु आवेश हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2। दोनों का नेचर देखिए समान है, एक धनात्मक है, दोनों भी धनात्मक है। इनके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस r है, यानी दो बिंदु आवेश हैं, दोनों धनात्मक आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, दोनों चूंकि धनात्मक आवेश है इसलिए इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण होगा तो यह कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। डायरेक्शन को ध्यान रखना है, अभी वेक्टर फॉर्म हम कूलॉम का बताएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिंपली आप कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस से आप समझिए दिशा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, कि जब दोनों विपरीत होंगे, जब दोनों प्रतिकर्षित होंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी एक इधर आएगा तो ये दूसरा क्या होगा, ये दूर जाएगा। यानी दो लाइक चार्ज जब भी रहेंगे, यानी दो समान प्रकृति के जब आवेश होंगे तो दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये प्रतिकर्षण जब होगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसके विपरीत अगर मान लिया जाए कि एक प्लस Q1 चार्ज है और इतने ही डिस्टेंस पे एक माइनस Q2 चार्ज रखा हुआ है, दोनों बिंदु आवेश से भी है, दोनों आवेशों की प्रकृति जो है विपरीत है। तो जब दोनों की विपरीत है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वह क्या लगेगा, आकर्षण बल। क्या लगेगा, आकर्षण बल। यहां पे लगेगा प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा यानी रिपेल, और यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी आकर्षण, आकर्षण। यह प्रीवियस लेक्चर में बता चुके थे। तो अब इन दोनों आवेशों के बीच जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इस बल का मान आप कैसे निकालेंगे। इसी बल का मान प्राप्त करने के लिए कूलॉम्स ने एक नियम दिया, कूलॉम्स ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार क्या है, कूलॉम का नियम तो है ही, आप खुद ही जनरली आप सोच सकते हैं कि अगर एक चार्ज की वैल्यू, चार्ज की जो क्वांटिटी है, चार्ज की जो वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू को हम छोटा वैल्यू लें, मान लीजिए 1 कूलॉम का चार्ज लें और एक 2 कूलॉम का चार्ज लें, तो 1 कूलॉम और 2 कूलॉम के चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वही हम क्या करें, इसको हम 4 कूलॉम कर दें, इसको 8 कूलॉम कर दें, तो इसके बीच जो लगेगा फोर्स, तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी चार्ज की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे, उसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कूलॉम के नियम के अनुसार कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है F, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2, यानी दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बलों के गुणनफल के समानुपाती होती है, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यानी पहला बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरा बताया कि यह बल जो है एक बिंदु एक पॉइंट्स पे और निर्भर करता है। ये तो पहला था कि जब दोनों आवेशों की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर आप धीरे धीरे इंक्रीज करें तो एक समय ऐसा आएगा कि एक डिस्टेंस के बाद इनके बीच लगने वाला बल शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे डिस्टेंस को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो किस रेशियो में डिक्रीज होगा, इसको कूलॉम्स ने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स F है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हो गया 2। पहला बताया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेश का गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा बताया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पहले दूरी r था और फोर्स F था, और बाद में अगर इसकी दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो जो फोर्स होगा वो पहले का 1/4 गुना हो जाएगा। सीधे आप बता सकते हैं कि पहले का 1/4 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या कहेंगे, पहले का 1/9 हो जाएगा। अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होगी। दूरी को जैसे जैसे घटाएंगे उसी रेशियो में बल, यानी लगने वाला फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। थर्ड,
अब होता क्या है कि जब दोनों के बीच लगने वाला बल एक क्लियर हो गया कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r², इन दोनों जो बल हैं ये क्लियर हो गया कि दो चीजों पर निर्भर करता है। तो इसकी डायरेक्शन भी एक चीज ध्यान रखना है कि जो बल की दिशा होती है, जो बल की दिशा होती है इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश होती है। यानी जो ये वैद्युत बल और आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, या ये कहें कि वैद्युत बल जो है इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी उसी रेखा के अनुदिश होती है। अब इन दोनों नियमों को अगर हम मिला दें तो क्या मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। इन दोनों को अगर मिला दें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। अब हम जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, जैसे ही प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं, जैसे ही प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं वैसे ही आप पढ़े हैं कि F इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है K, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r²। जहां K जो है, जहां K इक्वल टू, जब समानुपाती का चिन्ह आप हटाते हैं तो इसी कहते हैं इसको समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक। अब इसमें जो K होता है यह दो चीजों पर निर्भर करता है, यानी K जो निर्भर करता है दो चीजों को। पहला चीज यह है कि यह आवेश कहाँ रखा हुआ है, यानी पहली इस बात पर निर्भर करता है कि आवेश कहाँ रखा हुआ है। निर्वात में रखा है कि निर्वात या वायु कहाँ रखा हुआ है। अगर यदि आवेश निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में रखा हो, निर्वात या वायु में रखा हो, वायु में रखा हो तो इस पर लगने वाला, तो K की जो वैल्यू होगी K इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0। तो K इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा। जहां एप्सिलॉन 0 या नॉट कुछ भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन नॉट वो निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। अब इस फोर्स की वैल्यू, यानी दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल, यानी K की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ध्यान रखिएगा यह जो बल है ऐसी जगह है जहां आवेश निर्वात या खाली स्थान पर रखा होगा, यानी निर्वात या वायु में रखा गया है, तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली चीज है कि जो 1/4πε0 यानी जो K है कांस्टेंट, समानुपाती कांस्टेंट, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है 1/4πε0 की वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर 9 × 10⁹। इसका मतलब हम जब भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। यह दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है उस कंडीशन में जब आवेश कहाँ रखा हो, निर्वात में या वायु में। फिर ध्यान दीजिए
कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वह दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दूसरा उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णपाती होता है। उन दोनों को जैसे ही हम मिलाएंगे तो मिलेगा यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं, समानुपाती नियतांक जब भी समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो वहां आता है समानुपाती नियतांक के F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें जो K है एक समानुपाती नियतांक है। यह निर्भर करता है कि K कहाँ यानी आवेश कहाँ रखा हुआ है। K इस बात पर निर्भर करता है, यानी K की वैल्यू इस बात पर निर्भर करता है कि आवेश हम कहाँ रखे हैं, वायु में रखे हैं कि निर्वात में है कि किसी माध्यम में रखा है, जैसे वाटर में रखा गया है कि किसी ऑयल में रखा गया है, किस माध्यम में रखा गया है उस पर निर्भर करता है इस वैद्युत बल का मान। अगर मान लिया जाए कि इसी को रख दिया गया है निर्वात में तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है। अब यहाँ पे अगर ये मान लिया जाए कि यदि आवेश किसी माध्यम में रखा हो, किसी माध्यम में रखा हो तब क्या होगा, या तो उस कंडीशन में कूलाम यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बियन फोर्स भी इसको कह सकते हैं, कूलाम्बियन बल है जब दोनों आवेश निर्वात में रखे थे। लेकिन अब इन आवेशों को हम क्या करें, किसी माध्यम में रख दें। तो जैसे ही माध्यम में रखेंगे वैसे ही एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस्ड हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है। अब कहेंगे एप्सिलॉन क्या है, जहां एप्सिलॉन इक्वल टू माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, माध्यम की निरपेक्ष एब्सोल्यूट निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब इसको मान लिया जाए कि इन निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन ले लेते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लें कि किसी मीडियम में रख दिए एफएम, तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई, यानी इसको हम लिख लेते हैं माध्यम, किसी माध्यम में रख दिए और यह सब कहाँ था, निर्वात में। चलिए लिख लेते हैं अब माध्यम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, माध्यम में जब होगा तो एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और निर्वात में क्या था, निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। यानी किसी माध्यम निर्वात में जब रखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, यानी F निर्वात अपॉन F माध्यम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को, निर्वात को और इसको, दोनों को हम क्या करें, आपस में डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी समझ में आ रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब जो आवेश पहले निर्वात में था वो अब कहाँ हो गया, माध्यम में। जब माध्यम में रखेंगे तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता थी, इसलिए अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा किसके द्वारा, एप्सिलॉन द्वारा। यहाँ पर हम एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका कैंसिल, क्लियर। फिर 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल,
एक एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए यह हो गया निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता अपान निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इन दोनों के रेशियो को यानी एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम क्या करते हैं के। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, और एक किसकी इक्वल होता है एफ निर्वात अपान एफ माध्यम। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं इससे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फार्मूला तो इसलिए इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के। अब क्या है यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट के, अब यहाँ पे जो के है, के को हम क्या करते हैं अनिवेयर, जहां के इक्वल टू कहते हैं परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता, या अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी के की जगह एक के परावैद्युतांक हो गया अपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट के को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, यहां लिख देते हैं एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब यह वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो फोर्स क्या निकल गया, F इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के रख दें, और ये हो गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी F ये माध्यम था, F माध्यम, क्योंकि एप्सिलॉन की जगह आप जो निकाले यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन था ये एप्सिलॉन हुआ, एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख दिए एप्सिलॉन नॉट के। अब के क्या है, के क्या है परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक जो के होता है यह 1 होता है निर्वात या y के लिए, निर्वात या y, निर्वात या y के लिए k इक्वल टू 1, k इक्वल टू इनफाइनाइट धातु के लिए, k इक्वल टू 81 शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए k की वैल्यू होती है, यानी जैसे जैसे मीडियम बदलेगा वैसे वैसे k की वैल्यू रखते जाते हैं। तो यह आपका दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान रहा, यही बल का मान कूलाम ने अपने नियम के अनुसार बताया, अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो यह दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम का नियम था। इससे रिलेटेड कुछ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट उसको देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब चाहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बेसिक चीज आपको पता ही है, आप सभी लोग निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। इसमें क्या करते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह आप क्या लिख देंगे F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या एप्सिलॉन इक्वल टू इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगा कूलाम, इसका भी क्या हो गया कूलाम अपान एफ का न्यूटन इनटू दूरी का मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलाम, कूलाम में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक,
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ भी देता, शायद इस बार आया भी था, शायद इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिया भी था। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमी सूत्र का निकालना हो इसका, बीमी सूत्र इसका कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। बीमी सूत्र कूलाम, अगर हमें मात्र बीमा निकालने के लिए आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में भी, इसमें भी बीमा निकालने आता होगा आपको। बीमा निकालने के लिए या तो हमें फार्मूला याद हो या तो फिर मात्रक याद हो। तो मात्रक याद है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या हो जाएगा, ये कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। प्रीवियस लेक्चर में हम आवेश का बीमा बताए थे। आवेश का बीमा क्या था, ए टी, तो स्क्वायर है इसलिए क्या हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल का जो बीमा होता है वो क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 और यह है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में क्या होता है एल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल क्यू टी माइनस 2। ये आपका हो गया एम एल क्यू टी माइनस 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, या एप्सिलॉन नॉट इक्वल इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो गया एम को माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे 2 प्लस हो जाएगा टी पे पावर 4 और ए स्क्वायर। ये आपका हो गया एम को माइनस 1 एल क्यू टी पावर 4 और ए स्क्वायर। ये आपका बीमी सूत्र हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। एक छोटा सा और टॉपिक इसका पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए, वो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे हम निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए देखिए आप पढ़े हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई इंटू 10⁹ 9 × 10⁹ या इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 × 10⁹ या इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 10⁻⁹ और 9 4 जा 36 इंटू 3.14। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको बताइए। कूलाम के नियम का जनरल मेथड है। कल हम इसका यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कूलाम का सदिश निरूपण और उससे जो सुपरपोजिशन का सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, आवेश के अध्यारोपण का जो सिद्धांत है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आवेश के अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसको और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। उसके पहले एक छोटा सा इस पे एक न्यूमेरिकल बता देते हैं। बाकी इस बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व भी कराएंगे। जैसे ही चैप्टर एंड होगा एक न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कराएंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक। बिल्कुल आप टारगेट रखिए कि हमें मिनिमम फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90+ लाना है। बाकी बेस को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि आईआईटी जी और नीट की एग्जाम अच्छे से आप आसानी से क्रैक कर लें। तो सबसे पहले आपको बेस स्ट्रांग करना होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। तो बोर्ड एग्जाम में 90+ पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से कंटिन्यू देखें। हर टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर और उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे और धीरे धीरे जिनका बेस कमजोर है उनका भी स्ट्रांग हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अगले वीडियो में।
मान लिया जाए कि दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर हो तो उन पर लगने वाले वैद्युत बलों का मान क्या होगा? लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो प्रोटॉन दिया है, यानी प्रोटॉन को बताए थे प्लस ई भी लिख सकते हैं और पी भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए दोनों ई हैं, दोनों प्रोटॉन हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 × 10⁻15। तो इनके बीच जो लगने वाला, चूंकि दोनों क्या है? प्रोटॉन है, पॉजिटिव, तो इनके बीच जो लगने वाला बल क्या होगा? परिकर्षण बल होगा। इस बल का मान निकालना है। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे Q1 = भी क्या है? प्लस सी, और प्लस सी क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ Q2 की भी वैल्यू वही है, Q2 = भी क्या है? प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों आवेश सेम है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R = क्या दिया है? 4 × 10⁻15 मीटर। न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या सभी जो वैल्यू दिया क्या सबका जो यूनिट है एक सिस्टम में है कि नहीं है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहला पॉइंट सही है कि जो दिया हुआ है वैल्यू उसको हम लिख लें। उसके बाद यूनिट को देखें, अगर सब एसआई सिस्टम में है तो ठीक है, कुछ अगर एसआई में है और कुछ सीजीएस में है तो या तो उनको एसआई में कर लें सबको, या तो फिर सबको हम सीजीएस में कर लें। यानी न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबका यूनिट का सिस्टम एक में होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है? यहाँ पे Q1 Q2 आर दिया है, बाकी सीधे आप फार्मूला पढ़े हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। इसका भी वैल्यू वही होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या है? 4 × 10⁻15। यहाँ पे भी रख सकते हैं 4 × 10⁻15 का स्क्वायर। यहाँ तक हमें लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आसानी से। F = 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.56, क्योंकि 256 होगा, बाकी दो स्थान पर दशमलव हो जाएगा, इंटू 10⁻38 19 दूनी 38 इंटू 9 × 10⁻9 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 × 4 = 16 इंटू ये 15 है, यहाँ हो जाएगा 10⁻30 15 × 29 10⁻30। अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो F = क्या हो गया? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 5 = 50 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, दशमलव 2 स्थान पे दशमलव हो गया, इंटू 10⁻। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 38 है और एक +9 है, तो -38 और +9 क्या हो जाएगा? -29 और ये 30 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10⁻1 अपॉन 16। अब इसको हम लिख सकते हैं F = 30.4, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 16। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। F = 16 करने 16 बचा 7, 0 70, 16 चौको 64, 70 में से 64 गया तो बचा 6 और 4 यहाँ, यानी दशमलव 16 चौको 64 न्यूटन, यानी यही आपका क्या हो गया? न्यूटन, यानी 14.4
न्यूटन इन दोनों प्रोटॉनों के बीच का बल लगेगा यदि 4.4 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर रखा जाए। तो ये आज का जो टॉपिक रहा, ये कूलाम का नियम रहा। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, बुक में आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलाम्स का वेक्टर प्रारूप यानी सदिश निरूपण हम बताएंगे। उसके बाद फिर आवेशों के आधारों सिद्धांत के बाद मिक्सचर न्यूमेरिकल्स लगाया जाएगा। काफी आनंद आएगा और आई होप आपको जरूर ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कमी हो, न समझ में आई हो कोई टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं। हम इसको एक बार जरूर आपको जहाँ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वहाँ हम क्लियर कराएंगे। थैंक यू।